फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इस प्रकार की ब्रांच है कि इसमें आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें इसमें ऐड करी जाती हैं और कहाँ कहाँ से सिलेबस हमारा बना हुआ है। इसका एक 80% तक तो डिसाइड कर सकते हैं आप कि सिलेबस ये होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस पे और पेपर के पैटर्न पे प्रभाव डालते हैं। हालांकि वो टॉपिक दिखने में आपको कई किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हीं टॉपिक को मैं इन लेक्चर्स में कवर करूँगा जो मिसलेनियस लेक्चर के नाम से होंगे। पहले प्लान मेरा मिसलेनियस लेक्चर को 1 अगस्त के बाद लॉन्च करने का था, बट अब हम मिसलेनियस लेक्चर को भी साथ में स्टार्ट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का एक फाइनल लेक्चर जो मुझे देना है, जो आपका अगले 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 4-5 लेक्चर्स का सिलेबस और पेंडिंग है, और इसी तरीके से 8 टोटल अगर काउंट करेंगे तो 10-15 घंटे की क्लासेस और आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस को रिलेटेड है। बट जो मिसलेनियस टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा नंबर गेनिंग टॉपिक हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक आपको स्पेशली कहीं पर स्पेसिफाई नहीं मिलेंगे, बट इन टॉपिक्स को पढ़े बिना आपका कोई भी पेपर में आप जाएंगे तो इस टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये मिसलेनियस टॉपिक जो हैं ये जगह जगह फैले हुए हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक आपको मैं फार्म ट्रैक्टर्स में भी बताऊंगा, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में, है ना, जैसे कि आपके टेस्टिंग कोड्स के बारे में। मतलब कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको डायरेक्ट देखने में सिलेबस में सीधे सीधे नहीं दिखाई देंगे, बट वो एग्जिस्ट करते हैं और इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टडी के दौरान प्रैक्टिकल का पार्ट थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल जो होते थे हम लोग के बीटेक के समय पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो होती थी। हालांकि कॉलेज में बदमाशियों के टाइम हमने भी उसे छोड़ा है, आपने भी उसे छोड़ा होगा, लेकिन बाद में जब ड्यूरिंग अब हम एकेडमिक लाइन में आए और स्टूडेंट्स को टीच करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने एक कॉमर्शियल सेक्टर पकड़ा पढ़ाने का, तो यहाँ पर आने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा ओवरव्यू आपके सामने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मैं पेश करूँगा। हालांकि एग्ज़ामिनेशंस जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं वैसे वैसे नए नए पेपर्स ऐड होते जाते हैं, और साथ में वो कुछ ऐसे नए टॉपिक्स भी ऐड होते जाते हैं सिलेबस के अनुसार। जो भी नए टॉपिक आपको मिलेंगे वो भी आपको सिलेबस में साथ में ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा ओवरव्यू आपको मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिकल्स के दौरान आप लोगों ने सीखा और पढ़ा था वो भी हम साथ में कवर करेंगे। बट एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग चल रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा आप बने रहें। जिन लड़कों का पैकेज एग्ज़ामिनेशन तक ख़त्म हो जाए, या जिन लड़कों का पैकेज 240 डेज़ कंप्लीट हो जाए, वो सारे बच्चों को मैंने बता रखा है कि बहुत ही नॉमिनल एक 378 या 478 की एक पेमेंट है, उसको पर मंथ करके हर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे बना रह सकता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बने रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये मात्र लोक सेवा आयोग को समर्पित प्लेटफॉर्म है, जिसमें लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ आयोग से रिलेटेड ही पेपर के क्वेश्चंस और तैयारियां कराई जाती हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में। एक टॉपिक आपका है बायोमास एनर्जी। हालांकि लोग इसको बायोगैस प्लांट से मिक्स करने की कन्फ्यूज़न करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि बायोमास एनर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड यूटिलाइजिंग द बायोमास इन बायोगैस प्रोडक्शन इज़ अनदर थिंग। ओके, तो देयर आर टू थिंग्स, बायोमास एंड बायोगैस। बायोगैस प्लांट इज पार्ट ऑफ योर रिन्यूएबल एनर्जी इन द रूरल सेक्टर एरिया, but biomass energy is not only utilizing in the biogas, it will utilize in the other purposes also. So that's why the biomass is a bigger term, and the biogas utilization is subset of biomass. ठीक है, ओके। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि बायोमास जो है एक बिगर टर्म है और बायोगैस यूटिलाइजेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि बायोमास एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले कीपिंग इन योर माइंड, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ आपको बना के रखनी है कि फॉर एवरी बायोमास ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी के सारे बायोमास के लिए
सोलर एनर्जी एक्यूमुलेशन इम्पॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी के कारण ही, सूर्य के कारण ही सारे बायोमास पैदा हो रहे हैं, चाहे वो लैंड लेवल पर हो, चाहे वो भूमि पर हो, चाहे वो एक्वेटिक या समुद्री इलाके में हो, चाहे पानी के इलाके में हो, चाहे वो एयर एनवायरनमेंट में हो, सारे के सारी जगहों पर फोटोसिंथेसिस होता है और साथ में उसी के कारण से बायोमास उत्पन्न होता है। तो बायोमास में जो टर्म बायोमास है, सबसे पहले उसी को डिफाइन किया गया है। द टर्म बायोमास इज़ यूज्ड फॉर द लिविंग मटेरियल्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स ओरिजिन प्रेजेंट इन लैंड एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ह्यूमन इज़ ऑल्सो एनिमल, तो ये लैंड और एक्वेटिक इन्वायरमेंट मतलब भूमि और पानी के इन्वायरमेंट में जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को ही बायोमास कहा जाता है। ठीक है। और बायोमास कंटेन्स द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सोलर एनर्जी एक्यूमुलेशन थ्रू द प्लांट फोटोसिंथेसिस एज ऑर्गेनिक मैटर। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसमें आपको ये प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसमें इसके नीचे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मैक्सिमम लीफ एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें जो हमारे लैंड में जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं वो सारे प्लांट जो हैं सोलर एनर्जी के प्रति या सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा के प्रति, इन सारे टर्म्स में कितने इफ़ेक्टिव हैं उसके ऊपर यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन करी गई है। अगर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो 43% है। मैक्सिमम लीफ एरिया मतलब कि 83% हो गया, मतलब कि हमारा जो एक प्लांट का कोई एक पत्ती है, इस पत्ती का कितना एरिया फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने में, तो 83% एरिया। इफ़िशियंसी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट फॉर कन्वर्जन, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कितना हिस्सा आपका ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्जन में खर्च होता है, तो वो है 23%। उसी तरह रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये आपका रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस के मतलब प्लांट भी एक प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस उनके अंदर भी है। तो फोटोसिंथेसिस का कितना परसेंट रेस्पिरेशन में खर्च होता है, तो 66%। ओवरऑल एफिशिएंसी अगर कही जाए तो 0.053 आती है। तो ये जो डेटा है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाए आपके लोक सेवा आयोग के पेपर में, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपका बॉटनी और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रख सकता है, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एरिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मिसलिनियस लेक्चर में हम वहाँ पर आएंगे सीधे। तो इसके पहले जो आपके इम्पॉर्टेंट था वो मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया था कि सोलर एनर्जी एक्यूमुलेशन के थ्रू बायोमास पैदा होता है और लैंड और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग प्लांट और एनिमल हैं इन्हें ही बायोमास कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं एनुअल बायोमास प्रोडक्शन इंडिया में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जानने योग्य, इसमें वैसे पूरा पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड एनुअली इन इंडिया, ये आपका टेबल नंबर 5.2 में बताया गया। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे द एनर्जी इक्विवेलेंट प्रोड्यूस पर केजी ऑफ द बायोमास कैलकुलेटेड एज्यूमिंग एन एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 4200 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब 1 केजी बायोमास या 1 केजी ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बायोमास ओवरऑल एक ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन जिसका एक एसेंशियल कंटेंट है, तो इसका 1 किलोग्राम जो है 4200 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा देता है। ठीक है। और जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो फिक्स्ड है इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के जितना बड़ा लैंड है, जितना बड़ा इंडिया का क्षेत्रफल है, तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को अगर पर मीटर स्क्वायर पे कैलकुलेट किया जाए, चाय पीते हुए बात करूँगा, कैलकुलेट किया जाए तो सोलर एनर्जी जो सनलाइट एनर्जी है वो इंडिया के लिए फिक्स्ड है। उसका मान कितना है 5.25 इंटू 10⁻15 किलो कैलोरी इंडिया के लिए। अब टोटल सोलर एनर्जी इंडिया में कितनी रिसीव होती है, ठीक है, सनलाइट एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट, बाय प्लांट मतलब प्लांट द्वारा कितनी सनलाइट एनर्जी फिक्स करी जाती है या यूज़ करी जाती है 5.25 10⁻15 किलो कैलोरी। और टोटल सोलर एनर्जी इंडिया के लैंड मास में कितनी रिसीव होती है, तो वो आपकी है
5.16 10⁻18 किलो कैलोरी, या किलोवाट आवर में बोलें तो 60 इंटू 10⁻16 किलोवाट आवर। इतनी आपकी इंडिया के लैंड मास में सोलर एनर्जी रिसीव होती है। और प्लांट द्वारा कितनी यूटिलाइज करी जाती है, वो वाला डेटा ये वाला है 5.25 10⁻15। तो फोटोसिंथेटिक इफिशिएंसी कितनी निकली इंडिया के लिए, 0.01। कैसे निकली मैं आगे बताता हूँ। एज कंपेयर टू द वर्ल्ड्स एवरेज ऑफ 0.023%। फोटोसिंथेटिक इफिशिएंसी वर्ल्ड की कितनी है, 0.023%, और इंडिया की है 0.01%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। यहाँ तक दो डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि टोटल सोलर एनर्जी इंडियन लैंड मास पे कितनी रिसीव होती है। तो 5 यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा होगा, 5.16 10⁻18 किलो कैलोरी, या किलोवाट आवर में बोलें तो 60 इंटू 10⁻16 किलोवाट आवर। और उस सनलाइट एनर्जी का प्लांट कितना यूटिलाइज करते हैं, तो 5.25 इंटू 10⁻15। अब ये आपका जो डेटा है, नेक्स्ट पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि एनुअल एबव ग्राउंड बायोमास प्रोडक्शन इन इंडिया। बायोमास प्रोडक्शन जो है ये फील्ड क्रॉप, पैस्चर्स, फॉरेस्ट एंड अदर, इन चारों के द्वारा कितना पैदा होता है, 1249 मिलियन टन। ठीक है, 1249 मिलियन टन। एक टन को केजी में कन्वर्ट करने में कितना केजी होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है सर्च आउट करें, क्योंकि इतनी सिली चीज़ मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। एनुअल सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय इंडियन लैंड मास। तो एनुअल सोलर एनर्जी इंडियन लैंड मास के द्वारा कितनी रिसीव करी जा रही है, तो ये आपका है 516 इंटू 10⁻18 किलो कैलोरी। तो आधा मिनट का टाइम दीजिएगा, लेट मी कन्फर्म इट। सॉरी फॉर द पॉज। आपको बताएं कि ये जो 516 है, इसके पहले जो डेटा मैंने 5.16 बोला था ना, वो भी आपका 516 ही है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, 516 या 516 इंटू 10⁻18 किलो कैलोरी। इतनी जो है सोलर एनर्जी इंडियन लैंड मास में रिसीव होती है। अब इंडियन लैंड मास में जो बायोमास टोटल उत्पन्न हो रहा है, वो इन चारों चीज़ों के द्वारा आपका कितना उत्पन्न हो रहा है, टोटल बायोमास 1249 मिलियन टन्स। एवरेज एनुअल सोलर एनर्जी जो इंडियन लैंड मास में रिसीव हो रही है 516 इंटू 10⁻18 किलो कैलोरी। और एनुअल एनर्जी फिक्स कितनी हो रही है, तो इसके लिए सीधे सीधे यहाँ 1249 मिलियन टन है 42, और इसको किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 4200 किलो कैलोरी पर केजी 1 किलोग्राम बायोमास से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बायोमास 1 किलोग्राम बायोमास कितनी ऊर्जा को फिक्स करता है सोलर एनर्जी की, तो 4200 किलो कैलोरी। तो 4200 किलो कैलोरी का मल्टीप्लिकेशन 1249 को किलोग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पर कर दिया गया है। तो कितना मिला, 5.25 10⁻15 कैलोरी। तो एनुअल एनर्जी जो बायोमास के द्वारा फिक्स करी जा रही है, मतलब सोलर एनर्जी का कितनी सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन बायोमास कर ले रहा है, 5.25 10⁻15। कितनी अवेलेबल है, 516 इंटू 10⁻18। तो फोटोसिंथेटिक इफिशिएंसी कितनी हो गई, हम इस बी वाली में जो क्वांटिटी कैलकुलेट करी गई है उसमें ए वाली क्वांटिटी का भाग कर दें, मतलब इतनी यूज़ करी जा रही है और इतनी प्रेजेंट है। तो जब भाग करेंगे कितना मिला, 0.01। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ये बताती है कि इंडिया का जो टोटल लैंड पर जो बायोमास है, उस बायोमास के द्वारा जो टोटल सोलर एनर्जी इंडिया के लैंड के लिए मौजूद है, उसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या रियलिटी निकल के आई कि जो बायोमास है वो सोलर एनर्जी का कितना परसेंट इस्तेमाल कर ले रहा है, 0.01%। ठीक है, अभी भी बहुत काम इसमें हम कर सकते हैं, ये सेक्टर पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, यूटिलाइजेशन के पैटर्न अलग होंगे, तरह तरह से हम उसको नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा सेक्टर ये खाली है।
हालांकि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की हमेशा नीड रही है, लेकिन जितना अवेयरनेस पब्लिक के अंदर आती जाएगी उतनी जल्दी वो समझ जाएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने से बढ़िया और कोई तरीका नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट कि बायोमास के कन्वर्जन प्रोसेस पे। जो बायोमास हमारा होता है, जो भी हमको बायोमास प्राप्त होता है प्लांट के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, एनिमल के थ्रू, इस बायोमास के कन्वर्जन के 3 प्रकार से प्रोसेस बनाए गए हैं और इन्हीं प्रोसेस में आपका बायोगैस भी आता है। सारे प्रोसेस हैं लेकिन इनमें एक बायोगैस भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि बायोमास केवल बायोगैस यूटिलाइजेशन में ही यूज़ हो। बायोमास एंड बायोगैस में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। बायोमास का एक यूटिलाइजेशन है बायोगैस, बायोमास इज़ ए बिगर थिंग। अब आते हैं इस पे कि बायोमास का जो कंजर्वेशन प्रोसेस है, इसके ऊपर देखिए जो यहाँ पर एक सीधा सीधा बना हुआ है बायोमास कंजर्वेशन प्रोसेस। तो 3 प्रकार से है, फिजिकल, केमिकल एंड मिक्स्ड प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में ब्रिक्यूटिंग, पैलेटाइजेशन, ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। ठीक है, तो बायोमास का ब्रिक्यूटिंग का मतलब कंप्रेशन करके एक सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर देना ब्रिक्यूटिंग कहलाता है, और उसको ईंधन में इस्तेमाल करना। पैलेटाइजेशन का मतलब एक प्रकार से जितना भी बायोमास है उसका यूटिलाइजेशन करके उसको पैलेट्स के रूप में इस्तेमाल करना, मतलब जो आप अक्सर कार्डबोर्ड या दफ्ती जिसको कह सकते हैं आप, है ना, जिसमें पैकेजिंग होती है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग करी जाती है, पंखाओं का दफ्ती आपके गत्ते जो पैप बन के आते हैं, वो एक प्रकार से पैलेटाइजेशन का पार्ट हो गया। ड्राइंग का मतलब बायोमास को सुखाना, उसका टेम्परेचर बढ़ा के। साइज रिडक्शन का मतलब उसका क्रशिंग करके और उसकी हम लोग क्रशिंग करके या उसकी स्टीयरिंग करके उसके साइज़ को रिडक्शन करके रखना। तो ये आपके फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? इन ऊपर के 2 जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। ब्रिक्यूटिंग एंड पैलेटाइजेशन इज़ ए फिजिकल प्रोसेस नॉट ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस की कैटेगरी में है, सीधा आपसे पूछा जाता है। केमिकल प्रोसेस में 2 प्रोसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक होता है थर्मोकेमिकल और एक होता है बायोकेमिकल। ठीक है, थर्मोकेमिकल एंड बायोकेमिकल। तो हीट जनरेशन अगर केमिकल प्रोसेस में हो रही है तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे कंबशन। बायोमास का थर्मोकेमिकल प्रोसेस क्या है? कंबशन ऑफ बायोमास क्या है? थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं ना, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगर कोई पूछे आपसे कंबशन ऑफ बायोमास इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, थर्मोकेमिकल प्रोसेस या मिक्स्ड प्रोसेस, तो हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज ज़रूर होता है। यहाँ पर ये जो टेबल है, ये टेबल आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से खूब पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि गैसिफिकेशन क्या है? थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। डायरेक्ट लिक्विडिफिकेशन मतलब हैवी ऑयल जो आपको प्राप्त होता है बायोमास के थ्रू, गेटिंग ऑफ हैवी ऑयल फ्रॉम बायोमास इज़ ए थर्मोकेमिकल प्रोसेस। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है, मेथनॉल प्राप्त होता है इससे। तो द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉर गेटिंग द मेथनॉल इज़ बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस। बायोमास का कन्वर्जन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या देता है आपको? मेथनॉल। तो मेथनॉल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाय विच प्रोसेस मेथनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो आंसर में क्या लिखेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऑब्जेक्टिव में ये किसी जगह आ चुका है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा कहाँ पर, लेकिन मैंने इसे पढ़ रखा है। सेम चीज़, हैवी ऑयल फ्रॉम द बायोमास इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट लिक्विडिफिकेशन। सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस में एन एरोबिक डाइजेशन, बायोकेमिकल प्रोसेस में जब एन एरोबिक डाइजेशन करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बायोमास को इकट्ठा करते हैं किसी क्लोज चैम्बर में, तब बायोगैस पैदा होती है। मैंने आपको ओवरव्यू लेक्चर में इसके बारे में बताया है। तो यहाँ से आप क्या जान रहे हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन इज़ नॉट ए थर्मोकेमिकल प्रोसेस, नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, इट ए बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर केमिकल एंड बायोकेमिकल दोनों एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में है तो मोर स्पेसिफिक आंसर इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, एन एरोबिक डाइजेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेम चीज़, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बाद फिर आते हैं नीचे इथेनॉल। इथेनॉल इज डेवलप्ड बाय द फर्मेंटेशन। तो
तो मेथेनॉल इज डेवलप्ड बाय destructive distillation, is it's a thermochemical process, but ethanol is developed by fermentation, it's a biochemical process. And next last one is the mixed process. तो मिक्स्ड प्रोसेस पे देखिए, मिक्स्ड प्रोसेस में आपका पाउडरिंग, कार्बोनाइजेशन, ब्रिक्यूटिंग, ठीक है। तो जो ब्रिक्यूटिंग है उसका अगर यहाँ पर क्या है कि सॉलिड ब्रिक्स बनाई जाएं तो ये फिजिकल प्रोसेस कहलाएगा ब्रिक्यूटिंग का। अगर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये मिक्स प्रोसेस के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर सॉलिड ब्रिक्स के रूप में ईंटों की शक्ल में अगर बायोमास को कंप्रेस किया गया तो ये ब्रिक्यूटिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं, जो गांव के इलाके में जो लोग कंडे पाटते हैं तो जो सूखने के बाद वो कंडे कैसे हो जाते हैं, कड़े कड़े से हो जाते हैं, वो एक प्रकार की ब्रिक्यूटिंग ही है, ठीक है। वो ब्रिक्यूट है एक प्रकार की। उसको अगर आप इंजीनियरिंग मशीन से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टेढ़े मेढ़े शेप का नहीं बनाएंगे, कुछ अच्छे शेप का बना देंगे। तो वो ब्रिक्यूटिंग प्रोसेस ही है जो बहुत पहले से रूरल एरिया में होता चला है। फिर आते हैं ड्राइंग, पैलेटाइजेशन, गैसिफिकेशन, ठीक है। जो बायोमास को पैलेटाइजेशन करने के बाद उसके थ्रू अगर ये ड्राइंग पैलेटाइजेशन किया जाए और उसके थ्रू गैसेस आपको प्राप्त करी जाए तो ये किस में आएगा, मिक्स्ड प्रोसेस में। और साइज रिडक्शन एंड एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है। तो साइज रिडक्शन का मतलब बायोमास का साइज रिजेक्शन करना, बायोमास को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज रिडक्शन करेंगे बायोमास का, जैसे आपने बहुत सारा बायोमास इकट्ठा किया, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फॉडर वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, सबको इकट्ठा किया, और उसको अगर जितना महीन महीन करके आप डाइजेशन चैम्बर में डालेंगे उतनी ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होगा। तो साइज रिडक्शन एंड एनएरोबिक डाइजेशन, ये दोनों चीज़ें साइज रिडक्शन करने के पश्चात अगर करेंगे तो ये मिक्स्ड प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये टेबल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टेबल है ये आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर, मैंने आपको बोला है पेन और पेपर लेके बैठने के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप नोट डाउन करें, हाथों का इस्तेमाल करें। राइटिंग इज़ ए प्रोसेस विच नीड्स योर बोथ टाइप ऑफ अटेनमेंट which is your physical and your mental presence. Both type of presence is required in the writing, your physical and your mental, and it's a long procedure. आपको बहुत दिनों तक ये चीज़ें याद रहेगी एंड क्योंकि जो चीज़ आप लिख कर पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक याद रहती है और पूछे जाने पर रिकॉल भी जल्दी होती है। तो ये टेबल साथ में बनाएं। इस टेबल से रिलेटेड जो डिस्कशन था उसको यहीं कहीं एरो लगा कर लिखने की कोशिश करें और ओवरऑल टॉपिक का मर्म और टॉपिक की जान समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर बताया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मिसलिनियस लेक्चर 1 एंड देयर आर सो मैनी मिसलिनियस लेक्चर्स जो समय समय पर आप लोग को मैं देता रहूँगा, जो एग्ज़ामिनेशंस के पहले ही कंप्लीट होंगे। लेकिन क्या है कि मिसलिनियस लेक्चर्स जो हैं आपके वो इस तरीके से बने हुए हैं कि जिस एग्ज़ामिनेशन जो नियरेस्ट है, राजस्थान का एग्ज़ाम या हरियाणा का एग्ज़ाम नियरेस्ट है, तो वहाँ पर जितने भी यूटिलाइज़ हो सकते हैं जो आप उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको मैं ज़रूर उसके पहले कवर करूँगा। हालांकि ये सीरीज़ हमारी हमेशा के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, एप्लीकेशन बनाई है, ये जीवन पर्यंत मैं चलाता रहूँगा। इसको कभी बंद नहीं करना है, चाहे मैं कहीं पर रहूँ या कहीं पर ना रहूँ। अगर मैं किसी जगह पर एंगेज भी हूँ तो भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डेली ऐड होती रहेंगी, थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा किसी भी तरह से इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो नौकरियां ऐड करना चालू करूँगा, और वो भी जब पूरा हो जाएगा तो फिर नई तरीके की दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे, जो हम लोग उसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या यूटिलाइजेशन है उस पर बात करेंगे। बट ये प्लेटफॉर्म कभी ख़त्म नहीं करना है। ये एग्रीकल्चर स्टडी को और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग खासकर के स्टडी को डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है और इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो केवल फोकस्ड है लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ आयोग के एग्जामिनेशंस पर, और वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर जो आयोगों ने माने हैं उनके आधार पे हम लोग पूरे सिलेबस को डिज़ाइन करके यहाँ पर आपको पेश कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।